गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टिकट मांगने वालों के बीच होड़ लगी हुई है। भाजपा के टिकट के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा द्वारा दुधेश्वर नाथ मंदिर में शिव महापुराण कथा का आयोजन जहां राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, वहीं पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल की पुण्यतिथि पर उनके बेटे कांग्रेस नेता सुशांत गोयल द्वारा घंटाघर रामलीला मैदान में कराई गई श्रद्धांजलि सभा को भी लोग टिकट की दावेदारी के प्रयासों के रूप में देख रहे हैं। उधर पंजाबी समाज की तरफ से आ रहे बयानों को भी राजनीतिक दल खासतौर पर भाजपा गंभीरता से ले रही है। ऐसे में टिकट की दावेदारी का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, गाजियाबाद को पिछले कुछ वर्षों से भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2004 में विधायक सुरेंद्र गोयल के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई सीट के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पटकी दी थी, उसे देखते हुए गैर भाजपाई दल खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि जब 2004 में ये सीट बीजेपी से छीनी जा सकती है, तो 2024 में उस इतिहास को क्यों नहीं दोहराया जा सकता। दूसरी तरफ भाजपा ने भी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आए कमजोर नतीजे के बाद भाजपा अपने गढ़ को हर हालत में बचाने के लिए कमर कसे हुए है। भले ही चुनाव की तिथि अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर इन दिनों गाजियाबाद का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। दोस्तों, गाजियाबाद में सांसद, मेयर और लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों के विधायक भाजपा से हैं। इसलिए गाजियाबाद विधानसभा सीट के टिकट लेने के लिए सबसे ज्यादा मारामारी भी भाजपा में ही दिखाई दे रही है। ब्राह्मण समाज से भाजपा के मौजूदा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, वैश्य समाज से मयंक गोयल, विजय मोहन, पवन गोयल, अनिल सांवरिया, पंजाबी समाज से पूर्व महानगर अध्यक्ष अशोक मोंगा व पूर्व पार्षद हिमांशु लव, त्यागी समाज से डॉक्टर वीरेश्वर त्यागी, गुर्जर समाज से पूर्व एमएलसी प्रशांत गुर्जर, हातम सिंह नागर और डॉक्टर अशोक नागर और जाट समाज से सत्येंद्र चौधरी आदि के नाम खूब चर्चाओं में हैं। हालांकि मेरा मानना यह भी है कि ये उपचुनाव है, इसके परिणाम का कोई प्रभाव योगी सरकार पर नहीं पड़ेगा, इसलिए भाजपा प्रयोग के तौर पर किसी और समुदाय से नया प्रत्याशी भी लेकर आ सकती है। लेकिन फिलहाल चर्चाएं इन नामों को लेकर ही ज्यादा चल रही हैं। राजनीतिक माहौल गरमाने की स्थिति यह है कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने 9 से 15 अगस्त तक प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में कथा व्यास अरविंद जी महाराज की शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया। इसमें वो अपनी पत्नी रितु शर्मा के साथ उपस्थित रहे। इस कथा में जहां भाजपा के छोटे बड़े नेता, जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी शिरकत की। सावन के महीने में शिव महापुराण कथा के धार्मिक कार्यक्रम को भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि संजीव शर्मा को महानगर अध्यक्ष होने के नाते सक्रिय रहने का और अपनी क्षमताओं को दिखाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और वो उस प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा सक्रिय भी रहते हैं। इसके बावजूद उनके धार्मिक आयोजन को भी टिकट की दावेदारी को मजबूत करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह से अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और गाजियाबाद के पूर्व सांसद, लोकप्रिय नेता रहे स्वर्गीय सुरेंद्र गोयल के बेटे सुशांत गोयल द्वारा अपने पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा को भी राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हजारों लोगों की सभा कर सुशांत गोयल ने अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। स्वर्गीय सुरेंद्र गोयल के बेटे सुशांत गोयल ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी प्रोफाइल फोटो के साथ कुछ मार्मिक पंक्तियां लिखी हुई हैं, जो सुरेंद्र गोयल के संपर्क में रहे प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। उन्होंने सुरेंद्र गोयल के साथ अपनी फोटो लगाते हुए लिखा है कि पापा, आपका शहर गाजियाबाद बहुत प्यार करता है आपसे। मैं जब भी जनता के बीच जाता हूं तो मुझे समझ आता है कि लोगों के मन में आपके प्रति कितना विश्वास रहा है। अब आपके आशीर्वाद से मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए जनता के बीच आ गया हूं, आपका प्रतिनिधि बनकर गाजियाबाद का विकास कराऊंगा, आपके सपनों का शहर बनाऊंगा। सुशांत गोयल ने अपने नाम के साथ एमएलए कैंडिडेट भी लिखा हुआ है। ये भावात्मक बातें जहां दावेदारी के पक्ष में जा सकती हैं, वहीं
इसी फेसबुक पेज पर उनकी निष्क्रियता उनकी दावेदारी को कमजोर भी कर सकती है। 27 नवंबर 2023 के बाद उन्होंने कोई पोस्ट अपने इस पेज पर नहीं डाली है, जबकि इस दौरान पूरा लोकसभा चुनाव भी हो गया, कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर भी हो गई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए। 27 नवंबर की पेज की अंतिम पोस्ट पर उन्होंने स्वयं को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उसके बाद उन्होंने कोई पोस्ट क्यों नहीं लिखी, ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कुछ भी हो, राजनीति के जानकार लोग सुरेंद्र गोयल का बेटा होने के नाते सुशांत गोयल को एक मजबूत दावेदार मान रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस की डोली शर्मा भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा है, मगर सुशांत गोयल के साथ उनके पिता सुरेंद्र गोयल का नाम जुड़ा हुआ है और उनका वैश्य बिरादरी से होना भी उनके पक्ष में जा रहा है। मित्रों, भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डाले हैं। 1991, 1993 और 1996 के 3 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतने वाले भाजपा के बालेश्वर त्यागी 2002 विधानसभा चुनाव में वैश्य समुदाय की तथा कथित नाराजगी के चलते चुनाव हार गए थे। दरअसल उस चुनाव में कांग्रेस ने वैश्य समुदाय के सुरेंद्र गोयल को प्रत्याशी बनाया था। गाजियाबाद के वैश्य समुदाय ने बालेश्वर त्यागी के स्थान पर अपने समुदाय के सुरेंद्र गोयल को विधायक बनाने का मन बना लिया। मतदान से कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ा दी। बालेश्वर त्यागी ने वैश्य समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की है। इसके बाद देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया और बेहद लोकप्रिय नेता होने के बावजूद बालेश्वर त्यागी लगभग 4000 मतों से उस चुनाव को हार गए थे। गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने दूसरी बार 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका दिया था और अपने ही समुदाय के अतुल गर्ग को दरकिनार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बंसल को 64,485 और अतुल गर्ग को 52,364 वोट मिले थे। वो अतुल गर्ग का पहला चुनाव था जिसे वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 बार वो गाजियाबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और अब भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर गाजियाबाद के सांसद भी बन गए हैं। इन 2 चुनाव के अलावा 2004 में हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर सुरेंद्र मुन्नी विजयी रहे थे। इन 3 उदाहरण को लेकर कांग्रेस और सपा के लोग उत्साहित हैं और टिकट के लिए बराबर भागदौड़ कर रहे हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि गाजियाबाद की सीट गठबंधन में कांग्रेस के पास रहेगी या समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी के उच्च स्तरीय सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी ज्यादा मजबूत और अच्छा होगा, यानी जो जीतने की स्थिति में होगा, वही पार्टी आगे रहकर चुनाव लड़ेगी और दूसरी पार्टी उसका साथ देगी। दोस्तों, इस चुनाव में पंजाबी समाज की दावेदारी को भी पहले के मुकाबले कुछ गंभीरता से देखा जा रहा है। वीर रस के राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय कृष्ण मित्र के बेटे पूर्व पार्षद हिमांशु लव सोशल मीडिया में गाजियाबाद के पंजाबी समाज के प्रमुख लोगों के विचार लगातार प्रचारित कर रहे हैं। पंजाबी समाज के लोगों की सक्रियता को देखते हुए भाजपा के कुछ लोग यहां तक कहने लगे हैं कि जिस तरह से 2002 में बालेश्वर त्यागी के खिलाफ वैश्य बिरादरी ने माहौल बना दिया था, कहीं इस उपचुनाव में पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट न मिलने के कारण पंजाबी समाज बीजेपी के खिलाफ वातावरण ना बना दे। कुल मिलाकर यह स्थिति भाजपा के लिए रस्सी पर चलने के समान बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में जाति की बात करने के बावजूद जातीय समीकरण को ना साध पाने के कारण भाजपा की स्थिति कमजोर हुई थी। ऐसे में यह उपचुनाव भाजपा के लिए चुनौती भी बन सकता है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से कोई मजबूत प्रत्याशी आ गया तो इस चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं गाजियाबाद सीट के इतिहास की कुछ रोचक बातों की। गाजियाबाद में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय यहां केवल 3 सीट थीं, गाजियाबाद नॉर्थ ईस्ट, गाजियाबाद नॉर्थ वेस्ट और गाजियाबाद साउथ। 1952 के पहले चुनाव में गाजियाबाद नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस के विचित्र नारायण विधायक बने थे। गाजियाबाद नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के सरदार तेजा सिंह चुनाव जीते थे। गाजियाबाद साउथ से कांग्रेस के बलबीर सिंह एमएलए बने थे। 1952 के बाद गाजियाबाद की तीनों सीटों के नाम बदल दिए गए। एक सीट गाजियाबाद शहर और दूसरी मोदीनगर हो गई, जबकि तीसरी सीट डासना विधानसभा क्षेत्र बना दी गई। डासना आज एक गांव नुमा बहुत छोटा सा कस्बा दिखाई देता है और पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अंग्रेजों के समय में डासना का महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए आजादी के बाद दूसरे चुनाव में डासना विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया।
1957 के चुनाव में गाजियाबाद से कांग्रेस के सरदार तेजा सिंह फिर विधायक बने, जबकि भारतीय जनसंघ के पी चंद्रन दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनसंघ यानी आज की भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्रारूप आजादी के बाद से गाजियाबाद में चुनाव लड़ता रहा है और उसके प्रत्याशी अच्छे मत प्राप्त कर कई बार दूसरे स्थान पर रहे हैं। 1957 के उस चुनाव में डासना विधानसभा सीट भी कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे स्थान पर रहने वाले बलजीत सिंह से उनके सिर्फ 84 वोट ज्यादा थे। तो मित्रों, इस एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते निष्कर्ष के तौर पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गाजियाबाद विधानसभा का चुनाव भाजपा और कांग्रेस सपा दोनों में से किसी के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है। प्रत्याशी के चयन में हुई जरा सी चूक या जातीय भावनाओं के हद से बाहर जाने के कारण चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोनों ही पक्षों को याद रखना होगा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। VVIP न्यूज़। नमस्कार।